मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहायक राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीटवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि इस अध्याय से पूर्व हमने ब्रिटिश संविधान का विकास और उसके अलावा जैसे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक विकास और ब्रिटिश संविधान की परिभाषाएं और विकास की गाथा का अध्ययन किया था। अब हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं लक्षणों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ब्रिटिश संविधान अपने आप में एक निराला संविधान है। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। अनेक राजनीतिक प्रथाओं के इससे प्रादुर्भाव हुआ है। यानी कि जैसे सर्वशक्तिशाली संसद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक कार्यपालिका, कानून का शासन व स्वायत्त शासन आदि ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं की देन है। यानी ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें संवैधानिक आलेख के रूप में, राजनीतिक प्रणाली के रूप में और इसके अलावा अधिकार पत्र के रूप में। यानी संवैधानिक के आलेख के रूप में हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन जो व्याख्या करते हैं उसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं अलिखित संविधान। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश में अनेक कानून हैं जिनके द्वारा राजसत्ता का प्रयोग करने वाले विभिन्न इकाइयों की शक्ति का नियमन होता है। ब्रिटिश संविधान के विकास की संक्षिप्त विवेचना के दौरान जैसा कि हम कह चुके हैं कि समय समय पर संसद द्वारा पारित ऐसे अनेक कानून इंग्लैंड में विद्यमान है जिनसे वहाँ के संविधान का रूप निर्धारित होता है और वे वहाँ के संविधान के अंग हैं। यानी कि ब्रिटिश संविधान विशेषता अलिखित होना है, पर ऐसा कहना मात्र उसकी वास्तविकता हमारे समक्ष नहीं आती है। यानी उदाहरण के लिए सन 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, 1894 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, 1911-1949 के संसदीय अधिनियम ऐसे काम है। ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहने से हमारा तात्पर्य केवल यही हो सकता है कि आनुपातिक दृष्टि से उसका अधिकांश भाग अलिखित है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था लिखित कानूनों पर कम और अलिखित परंपराओं पर अधिक है। दूसरा हम कह सकते हैं विकसित संविधान। यदि अलिखित होगा तो विकसित निश्चित होगा। तो विकसित संविधान में हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान को बनाने के लिए कभी कभी किसी संविधान सभा का आयोजन नहीं किया गया था। वह तो ब्रिटिश समाज के विकास के साथ साथ विकसित हुआ है तथा उसका वर्तमान स्वरूप शताब्दियों के विकास का परिणाम। यही कारण है कि उसे इतिहास का उत्पादन और परिस्थितियों की कीर्ति कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान में आयोजन के तत्व का एक स्थान पर सुसंगठित न होकर इतिहास के पन्नों में बिखरा हुआ सा है। अवसर के नियमित और आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होते रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश संविधान के बारे में एक प्रश्न उठता है कि इंग्लैंड में अन्य अनेक देशों की भांति संविधान का निर्माण एक समय पर किसी संविधान सभा द्वारा क्यों नहीं हुआ, किन कारणों से इसका विकास इतने लंबे समय में हुआ। इसका प्रमुख कारण वहाँ के लोगों का स्वभाव है। अंग्रेज लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं। वे सरलतापूर्वक अपनी पुरातनता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। साथ ही अंग्रेज सिद्धांतों को लिखित या मौखिक घोषणाओं के स्थान पर सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी अंग्रेज जो है, इतिहास बताता है कि अंग्रेज लोगों ने क्रांति की तुलना में विकास को अधिक पसंद किया है। यानी इसके बाद में हम कह सकते हैं कि लचीलापन, फ्लेक्सिबल में हम कह सकते हैं कि संविधान आलेख के रूप में ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि वह लचीला संविधान है। लचीला संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसका संशोधन सामान्य प्रक्रिया द्वारा किया जा सके, जिस प्रक्रिया द्वारा साधारण कानून का संशोधन किया जाता है। इंग्लैंड में संवैधानिक व साधारण दोनों प्रकार के कानूनों का एक सा स्तर है। दोनों प्रकार के कानूनों का संशोधन सामान्य निर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मेरिट के अनुसार अंग्रेजी संविधान यानी ब्रिटिश संविधान, अंग्रेजी संविधान में लचीलापन इसलिए और भी अधिक है कि औपचारिक संशोधनों के बिना भी उसमें संशोधन हो सकता है। परंपराओं के परिवर्तन द्वारा संविधान में जो संशोधन होते हैं वे ऐसे ही संशोधन होते हैं क्योंकि उनके द्वारा किसी भी औपचारिक कानून संबंधी संशोधन के बिना ही शासन का संवैधानिक ढांचा बदल जाता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यानी कि इसके अलावा सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर है। यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अंतर पाया जाता है। यद्यपि अन्य संविधानों में इस प्रकार के अवास्तविकताएं कम पाई जाती है जितना कि ब्रिटिश संविधान में पाई जाती है। यानी इंग्लैंड में जो संवैधानिक जीवन में पाई जाने वाली कतिपय अवास्तविकताएं निम्नलिखित है। जैसे इंग्लैंड में राजतंत्र है, यह बात ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख अवास्तविकता है क्योंकि वास्तव में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। सिद्धांत है राजा का प्रभुत्व है जबकि वास्तव में वहाँ जनता संप्रभु है। वास्तविक संप्रभुता का प्रतीक राजा ना होकर मुकुट क्राउन है
और मुकुट प्रशासन की संस्था है, जबकि राजा प्रशासन का व्यक्तिगत प्रतीक है। मुकुट की शक्ति वास्तविक है, जबकि राजा की शक्ति नामात्र की है। राजा व मुकुट की स्थिति के संबंध में इस बात का भेद का कारण वहाँ की शासन प्रणाली के सैद्धांतिक पहलू व व्यवहारिक पहलू में पाए जाने वाला अंतर है। सैद्धांतिक रूप में राजा यद्यपि सर्वशक्तिमान, तथापि व्यवहार में वह केवल वैधानिक प्रमुख है। सिद्धांततः संसद व मंत्रिमंडल केवल परामर्शदात्री संस्थाएं हैं और राजा उनके परामर्श को मानने या न मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु व्यवहार में ये संस्थाएं ही सर्वशक्तिमान हैं। वस्तुतः जैसा कि मुनरो ने कहा है कि राजा निरंकुश शक्ति का प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार उसे प्राप्त नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार के इस भेद के कारण ही आग ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से संयुक्त अंगल राज्य की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र का है और वास्तविक प्राकृतिक लोकतंत्रीय गणराज्य की है। ब्रिटिश संविधान की अवास्तविकता का एक अन्य उदाहरण यह भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका शक्ति न्यायपालिका में है। मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा भ्रम डाला और उसने स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखी और उसने कहा थी कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण का एक उत्तम उदाहरण है। आधुनिक समय में ऑग और चिंक जैसे लेखक ये अनुभव करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व की व्यवस्था के कारण भी वहाँ शक्ति का कम से कम आंशिक पृथक्करण तो है, परंतु वास्तव में संसदीय प्रणाली में स्वाभाविक है वहाँ व्यवस्थापन और कार्यपालन शक्ति का मिश्रण है। रमजे मेयर ने लिखा है कि वहाँ व्यवस्थापिका व कार्यपालिका शक्तियों का मिश्रण है। जॉन प्रोफेट ने लिखा है कि तीनों अंग के संबंध पारस्परिक निर्भरता के हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के सदस्य होते हैं। विधि लॉर्ड्स न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के सदस्य होते हैं। लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता है। हिवर्ट ने इस संबंध में लिखा अपनी पुस्तक न्यू डिस्पोजिटिज्म में लिखा है कि यहाँ पर प्रतिपादित किया कि व्यवस्थापन के विस्तार के कारण न्यायपालिका शक्ति भी मंत्रिमंडल में केंद्रित होती जा रही है। इस प्रकार यह मानना कि इंग्लैंड में व्यवस्थापक, कार्यपालिका व न्यायपालिका शक्तियाँ सरकार के तीनों अंगों में पृथक पृथक निहित है, वहाँ के संविधान की अवास्तविकता का एक उत्तम उदाहरण है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहाँ शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है। कतिपय विद्वान ये भी मानते हैं कि वास्तविकता का आधार नहीं है कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्चता है। डाइसी की ऐसी मान्यता है कि उन्होंने कहा कि संसद ही सर्वोच्चता का पहला प्रमाण है। ये उनकी कानून निर्माण संबंधी शक्ति अपरिमित है और उस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि वह किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकती है और पूर्ववर्ती सांसदों के किसी भी कानून को संशोधित और पूर्णतः समाप्त कर सकती है। दूसरा प्रमाण यह है कि ब्रिटिश संसद साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार के कानूनों को साधारण बहुमत से बदल सकती है और पारित कर सकती है। तीसरा प्रमाण यह है कि इंग्लैंड में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं। वहाँ न्यायपालिका को इस बात का अधिकार नहीं है कि संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता के प्रश्न पर विचार कर सके और आवश्यक समझे तो उन्हें अवैध घोषित कर सके। यानी ब्रिटिश से वास्तविक रूप से वहाँ का मंत्रिमंडल सर्वोच्च शक्तिमान है, जो अपने बहुमत के सहारे वहाँ की संसद की हावी रहता है। जेनिंग्स ने कहा है कि लोक सदन तो केवल आलोचना का मंच है, वहाँ लोकमत का प्रतिबंध है। जैसा कि बैज हेट ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल यानी संसद का उत्पादन है, पर उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादकों को भी समाप्त कर सकता है। यानी बैज हेट ने लिखा है, यद्यपि सिद्धांत तय संसद स्वामी और मंत्रिमंडल उसका सेवक है, पर व्यवहार होता है कि सेवक का स्वामी पर नियंत्रण है। यानी इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में संविधान कोई वस्तु नहीं है। राजनीतिक प्रणाली के रूप में संविधान की विशेषता है जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जैसे कि संवैधानिक राजतंत्र के बारे में साधारणतः संविधान और राजतंत्र का कोई साथ नहीं हो सकता। संविधान यदि शासन तंत्र के रूप में अंकुश व मर्यादा का प्रतीक होता है तो राजतंत्र निरंकुशता का प्रतीक होता है। पर इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली की यह बड़ी विचित्र विशेषता है कि मर्यादा का प्रतीक संविधान व निरंकुशता का प्रतीक राजतंत्र दोनों एक साथ साथ विद्यमान। ये कहा जाता है कि वहाँ शासन का स्वरूप समुकुट लोकतंत्र है, क्राउन डेमोक्रेसी। यानी ऐसा जो लोकतंत्र जो संवैधानिक राजतंत्र के बाद में यानी जनता को उसे मूलतः समाप्त करने की आवश्यकता ना पड़ी। जैसे कि हम देखते हैं
संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दोहरी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका कार्यकाल अनिश्चित होता है। इंग्लैंड में कार्यपालिका की द्वैतता विद्यमान, वहाँ एक कार्यपालिका नाम मात्र की, पद मात्र की और संवैधानिक है। दूसरी वास्तविकता है वहाँ का राजा नाम मात्र का शासक व संविधान प्रमुख है और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। वहाँ लोक सदन के लिए चुनाव होता है। बहुमत दल का नेता राजा द्वारा प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, यानी वह अपने दल में से अन्य मंत्रियों का नामांकन करता है। इस प्रकार वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इतना ही नहीं, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी कार्यपालिका केवल शासन संचालन ही नहीं करती और व्यवस्थापिका केवल कानून पारित नहीं करती, वरन दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र में क्रियाशील रहते हैं। यानी कि वहाँ की लोकसभा जो है हमें कहते हैं लार्ज कॉमन सभा व्यवस्थापिका का अंग है और वह अपील का अंतिम न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। मॉन्टेस्क्यू ने जो इंग्लैंड का दिया था वो लगभग सही नहीं था। एकात्मक शासन ब्रिटेन में है, यानी कि ये विशेषता है एकात्मक शासन। वहाँ शासन संबंधी सब शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित है। केंद्रीय सरकार एक केंद्र के से संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से देश विविध प्रशासनिक विभागों में बंटा हुआ है। वहाँ के प्रशासन का संचालन स्थानीय शासकों द्वारा होता है, फिर भी उनका सभी शक्तियाँ केंद्र द्वारा प्रदत्त और संपूर्ण अंतिम रूप में केंद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। संसद की सुरक्षता। शासन के एकात्मक स्वरूप के कारण ब्रिटेन की संसद सर्वशक्तिमान है। संसद के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था देश में ऐसी नहीं है जिसे इसके कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो। जैसा डायसी ने कहा है कि संसद के सर्वोच्च होने का पहला परिमाण यह है कि उसके कानून बनाने की शक्ति असीमित है, यानी संसद के कानून अंतिम होते हैं। अन्य कोई संस्था उन पर निर्णय देकर उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकता है। डायसी ने इस संदर्भ में लिखा है कि संसद की यह सर्वोच्चता केवल कानून दृष्टि के अनुसार है, व्यवहार में ऐसी बात नहीं है। जेनिंग्स ने लिखा है कि कानून दृष्टि से संसद को अधिकार है कि नीली आंखों वाले सब बच्चों को मार डालने का आज्ञा का कानून पारित कर दे, पर क्या व्यवहार में कभी भी कोई संसद ऐसा कर सकती है? नहीं, क्योंकि उससे लोकमत, नैतिक आवश्यकता, परंपरा का ध्यान रखते हुए ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा। संसद के अधिकारों के प्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संविधा पर प्रतिबंध रहता है। वैसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं के प्रतिकूल हो। यानी इस प्रकार कानून रूप से संसद भले ही सर्वोच्च सत्तामान हो, परंतु व्यवहार में उसकी सुरक्षता पर अनेक नैतिक, मानसिक और राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध विद्यमान हैं। अधिकार पत्र के रूप में जैसे ब्रिटिश संविधान, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का एक पत्र का अध्याय, अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में इसमें भी हमें अधिकार पत्र की चर्चा मिलती है। ब्रिटिश संविधान में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसी अधिकार पत्र की व्यवस्था करके नहीं की गई है, पर उसका तात्पर्य यह नहीं है कि इंग्लैंड में व्यक्ति के अधिकारों में उसकी स्वतंत्रता की कोई व्यवस्था न हो। वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है और उसकी रक्षा की उचित व्यवस्था भी है। वहाँ यह व्यवस्था कानून के शासन के द्वारा की गई है। मिल्टन के अनुसार इंग्लैंड स्वतंत्रता का निवास स्थान है। कानून का शासन अधिकार और उसकी स्वतंत्रताओं का स्रोत है। कानून के शासन के कारण ही इंग्लैंड के लोग स्वतंत्र वायुमंडल में रहते हैं। उसी कारण उसके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यानी कानून का स्रोत जो रूल ऑफ लॉ है। कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। किसी कानून के अनुसार उसे कोई दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सबको कानून के अधीन समझा जाता है और कोई भी उससे ऊपर नहीं होता है। अनेक विधिशास्त्रियों ने कानून का शासन का विवेचन किया है। इस संबंध में डायसी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। डायसी ने अपने विवेचन में कानून के शासन के विषय में तीन मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। जैसे पहली बात, जो इस संबंध में डायसी ने कहा है कि व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। दूसरा शब्दों में, जब तक साधारण अदालतों द्वारा साधारण कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत ये निश्चित ना किया जाए कि अमुक व्यक्ति कानून के उल्लंघन का दोषी है, तब तक किसी व्यक्ति को ना कोई दंड दिया जा सकता है, ना ही उसे शारीरिक व आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई जा सकती है। कानून के शासन के संबंध में दूसरी बात जिस पर डायसी ने प्रकाश डाला है, कानून समानता है। डायसी ने कहा है कि
कानून के शासन का तात्पर्य कानून समानता है, अर्थात सभी वर्ग के लोग साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन है, केवल राजा को छोड़कर, क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता। इसलिए इंग्लैंड के सभी लोग, चाहे सरकारी कर्मचारी हों साधारण व्यक्ति, एक ही प्रकार के कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। डायसी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही अथवा एक कर वसूल करने वाले कर्मचारी तक प्रत्येक व्यक्ति को गैर कानूनी कामों के लिए कानून के समक्ष उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार साधारण व्यक्ति उत्तरदायी है। यही कारण रहा है कि इंग्लैंड में फ्रांस की तरह साधारण न्यायालय के अलावा प्रशासनिक न्यायालय नहीं है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अलग से मुकदमा चलाया जा सके। यानी राजा इसका अपवाद है, वह देश का साधारण कानून के अधीन नहीं है, वह कानून से परे है, उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके विषय में ये कहा जा सकता है कि वह कोई अपराध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध पदेन किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार न्यायाधीश लोगों के विरुद्ध भी उनके पद द्वारा पदेन किए हुए कार्यों के लिए तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक सिद्ध न हो जाए कि उन्होंने दुष्प्रवृत्ति की भावना से कोई कार्य किया हो। सेना के लोग और धर्माधिकारी गण जैसे लोग भी साधारण कानून के क्षेत्र से बाहर है, उनके लिए मार्शल लॉ अथवा सैनिक कानून अथवा एक्सलेशिएटिकल काल लॉ, धार्मिक कानून जैसे अलग अलग कानून की व्यवस्था है। डायसी के अनुसार कानून का शासन की तीसरी विशेषता है कि लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप में निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णय द्वारा होता है जो कानून का शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन जा गए हैं। इन अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक सभा आदि करने का अधिकार आदि प्रमुख है। इन अधिकारों से किसी व्यक्ति को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष उसे अपनी प्रतिरक्षा का पूरा अवसर प्राप्त हुआ हो, ये निर्णय न हो चुका हो कि वह किसी कानून का उल्लंघन करने का दोषी। कानून के शासन का हास यानी फॉल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जैसे हम देखते हैं कि कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की एक अत्यंत प्रमुख विशेषता है। वहाँ के राजनीतिक जीवन में उसका मुख्य स्थान है। पर कानून का शासन का अर्थ यदि हम संसद द्वारा निर्मित कानून का शासन समझे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में अनेक बात कानून के शासन के अनुसार नहीं होती। इंग्लैंड में ही नहीं वरन स्वतः राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। परिणामस्वरूप संसद को अब सुगमतापूर्वक संभव नहीं रहा है कि वे कानून बनाते समय ये विवरण के तथ्यों का उसमें सम्मिलित कर सके। अतः सर्वतो वह रिवाज हो चला है कि संसद कानूनों को केवल स्थूल रूप में परिवर्तित कर देती है और उसके अनुसार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। इंग्लैंड भी इसी प्रथा का अपवाद नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही होने लगा है। कभी कभी इस प्रकार के नियम निर्माण की शक्ति के अंतर्गत वह बात भी सम्मिलित कर दी जाती है कि संसदीय कानून में आवश्यक संशोधन करने तक के नियमों का निर्माण हो सकता है। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि संसदीय कानून के शासन का महत्व कम होता जा रहा है और कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार शासन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को अनेक लोगों ने अनुचित कहा और इसे नवीन अधिनायक तंत्र न्यू डिस्पोटिज्म कहकर पुकारा है। यानी कि इंग्लैंड में विशेष रूप से 1893 के पब्लिक अथॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट और सन 1939 के लिमिटेशन एक्ट, 1947 के क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जैसे संसदीय कानून द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा पर कुठाराघात हुआ, क्योंकि इन कानूनों द्वारा साधारण नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। कानून के शासन की स्थिति में जो अंतर आया है वह वस्तुतः इस कारण से नहीं आया कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति उपेक्षावृत्ति बढ़ रही है। यानी कि जेनिंग्स ने कहा है कि इंग्लैंड में राजनीतिक चिंतन की धारा में ही परिवर्तन हो गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अब राज्य का लोकल लैंड के स्वरूप के दर्शन के विकास हुए हैं और उसमें साथ साथ राज्य के कार्यक्षेत्र में अब पहले से अधिक विस्तृत माना जाने लगा है। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से राज्य के रूप में हुए उक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जेनिंग्स ने डायसी प्रति की आलोचना भी की है। यदि डायसी के द्वारा राज्य के लोकल लैंड का रूप का ध्यान रखा गया होता तो व्यक्ति के अधिकारों उसके लिए विधि के शासन के महत्व का इतना अतिरंजित चित्रण उनके द्वारा न किया गया होता। राज्य अब सामाजिक सेवाओं की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु लोकल लैंड के साधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी प्रकार के कार्यों को नियमन भी करती है। विशुद्ध व्यक्तिवादी व्यवस्था वस्तु तो अब कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्था का प्रतिपादन कभी यदा भव्यनम यानी लेसेस फेयर की नीति द्वारा किया गया था, राज्य का कार्यक्षेत्र अब इतनी अधिक व्यापक हो गया है कि मनुष्य के जीवन का कोई भी क्षेत्र
राज्य के नियमन से स्वतंत्र नहीं रहा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में हम व्यक्तिगत जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। इंग्लैंड में हमें कह सकते हैं लोक कल्याण की दृष्टि से परिवर्तन वांछनीय नहीं कहा जा सकता। कानून का शासन अब भी इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। लोग उसे अब भी अपने अधिकारों व अपनी स्वतंत्रता पर समझते हैं। इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून का भार हुआ है, पर ऐसा होता हुए भी वहाँ की न्यायपालिका अब भी लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी संवैधानिक विकास और स्वरूप का संक्षिप्त हम अध्ययन करें तो उसमें हमें पाए जाते हैं कि संवैधानिक अभिसमय और संयोग और विवेक का शीर्ष भी हमारे ब्रिटिश संविधान रहा है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान जो कानून की अपेक्षा रीति रिवाज और परंपराओं पर अधिक आधारित है। दूसरा यह है कि अंग्रेज लोगों के रूढ़िवादी स्वभाव के कारण ब्रिटिश संविधान द्वारा आधुनिक रूप ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं पड़ी, वरन उन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही संविधान का रूप को बदल दिया। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान आज इस 21वीं शताब्दी में एक ऐसा प्रजातांत्रिक एवं प्रगतिशील संविधान कहा जा सकता है जिसे संसार के अधिकांश प्रजातांत्रिक देश अपना आदर्श मानते हैं। आज इस अध्याय में हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम आगे का अध्याय का अध्ययन करेंगे इसी में ब्रिटिश संविधान में, जिसमें हम ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के पक्ष में तर्क और उसके अस्तित्वहीनता के पक्ष के तर्क का अध्ययन करेंगे और उसके बाद निर्णायक स्रोत कौन कौन से रहे और उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।